हेलो फ्रेंड, नीना एजुकेशन की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीना। आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं जेपीएससी के मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों के तीसरे जो प्रश्न पत्र हैं उसके सिलेबस को। इसके पहले की क्लासेस में मैंने आप लोगों को प्रश्न पत्र 1, 2 के बारे में बताया। आज हम लोग देखेंगे प्रश्न पत्र 3। यह है सिलेबस और हम लोग सिर्फ सिलेबस को समझेंगे। इसके बाद हम लोग इसे अच्छे से पढ़ना शुरू करेंगे। वैसे मैं बता दूं कि काफ़ी सारे टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने जेपीएससी मेंस के काफ़ी पहले भी करवाए हैं, फिर भी हम लोग फिर से एक बार देखेंगे हर एक टॉपिक को। तो चलिए सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सिलेबस में कुल 200 अंक होंगे और समय मिलेगा 3 घंटे का। खास बात यह है कि सामाजिक विज्ञान के इस प्रश्न पत्र में 2 विषय से प्रश्न आएंगे, इतिहास और भूगोल। जो सामान्य भारत का इतिहास है, भारत का भूगोल है, इससे प्रश्न आएंगे। कुछ प्रश्न झारखंड से भी मिलाकर पूछे जा सकते हैं। 100 अंकों के इतिहास के प्रश्न का सिलेबस अलग है और भूगोल का अलग है और दोनों से 100 अंक के प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे। खास बात यह है कि 20 अंकों के वस्तुनिष्ठ भी आएंगे और इसके बाद आपको विस्तृत रूप से लिखने के लिए या फिर शॉर्ट आंसर टाइप कुछ मिला करके, जैसा कि हम लोग कॉलेज के एग्ज़ाम में बीए, एमए वगैरह में देते हैं, उस तरह से ही प्रश्न पत्र आएंगे। तो चलिए इतिहास के सिलेबस को देखते हैं। यह है इतिहास का। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें तीनों भाग इतिहास के जो होते हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, उन सभी से प्रश्न आएंगे। प्राचीन भारत का इतिहास जो है, इसमें क्या क्या पढ़ना है चलिए देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से पढ़ना है हम लोगों को, इसकी उत्पत्ति, पुरातत्व, विस्तार, साहित्य और कार्य और मुख्य लक्षण। तो सिंधु घाटी सभ्यता काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न हर एग्ज़ाम में आते हैं, यहाँ पे भी आएंगे। फिर आर्यों की उत्पत्ति, वैदिक साहित्य की पुरातनता और स्तरीकरण, इसमें पूर्व वैदिक ऋग्वेद काल के दौरान। खास बात यह है कि ऋग्वेद के समय के पूरे समाज को यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है, उस समय के अर्थव्यवस्था, धर्म सभी। लिच्छवी और उसका गणतंत्रात्मक गठन, मगध साम्राज्य का उदय। मगध साम्राज्य काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न हमेशा रिपीट होते हैं। मौर्य पढ़ना है हम लोगों को, मौर्य काल के बारे में पूर्णतः पढ़ना है। ये खास है क्योंकि इसी काल से अशोक के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसमें क्या क्या है, तो साम्राज्य का विस्तार, कलिंग युद्ध, इस युद्ध का प्रभाव, विशेषकर अशोक के बारे में, उसकी धर्म नीति, विदेश नीति, मौर्य काल का जो विकास हुआ उसके क्रम में, उसके काल में, उसको पढ़ना है। कुषाण पढ़ना है। कुषाण काल में हम लोगों को कनिष्क के साम्राज्य विस्तार, धार्मिक नीति, कुषाण की जो कला, साहित्य, ये सभी था, इनको पढ़ना है हम लोगों को, स्थापत्य कला के आदि के बारे में। फिर गुप्त काल के बारे में पढ़ना है। सिलेबस देखिए बहुत कठिन नहीं है, सामान्य रूप से जो हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा है उसे ही फिर से पढ़ना है। गुप्त काल के बारे में, इस गुप्त साम्राज्य का विस्तार, उस काल के दौरान की भाषा, साहित्य, कला और स्थापत्य कला, ये जो खास हैं इन्हें हम लोगों को पढ़ना है। हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है। भारत का अंतिम हिंदू शासक था और उसकी जो सांस्कृतिक उपलब्धि थी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये हमेशा रिपीट होता है, ये पढ़ना है। इसके साथ साथ चोल प्रशासन पढ़ना है। चोल प्रशासन से प्रश्न पिछले एग्ज़ाम में 6 जेपीएससी में आए भी थे और ये इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि अभी आधुनिक समय में भी इसकी जो नीतियाँ थी इसे अपनाया जाता है प्रशासन में। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में समुद्री गतिविधियाँ, चोल प्रशासन, कला और साहित्य, चोल प्रशासन से संबंधित इन सभी टॉपिक को हम लोगों को देखना है। इसके साथ ही लास्ट जो है प्राचीन काल के इतिहास में, वो है पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ।
तो ये यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि लास्ट एग्ज़ाम में 6 JPSC में अगर चोल प्रशासन से प्रश्न पूछे गए तो हो सकता है कि पल्लव की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ पूछ ली जाए। तो प्रश्न कोई भी आ सकता है। तो हम लोगों का जो ये सिलेबस है इसके हर एक प्रश्न को हम लोग रेडी रखेंगे, समझ के रखेंगे, ताकि कोई भी प्रश्न छूटे ना। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो हर एक टॉपिक से लिए जा सकते हैं। तो इस वैसे भी हम लोगों को हर एक टॉपिक को पढ़ना है। अब हम लोग मध्यकाल के बारे में देख लें। तो मध्यकाल में भारत पर अरबों का आक्रमण, गजनवी का भारत पर आक्रमण, दिल्ली सल्तनत काफ़ी महत्वपूर्ण है। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति और सैन्य सुधार, मोहम्मद बिन तुगलक की काल्पनिक नीति, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत पर मंगोलों का आक्रमण भी एक टॉपिक है। अब खास है यहाँ पर हम लोगों को विभिन्न प्रकार के जो धार्मिक आंदोलन हुए थे, तो हम लोगों के सिलेबस में दिया हुआ है सूफीवाद और भक्ति आंदोलन। तो हम लोग दोनों को पढ़ेंगे। कोई ना कोई प्रश्न यहाँ से आएगा ही, वस्तुनिष्ठ में तो आएगा ही आएगा। इसके बाद है नई इस्लामिक संस्कृति का आरंभ, भारतीय इस्लामिक स्थापत्य, हिंदी और उर्दू भाषाओं का विकास। इसके बाद हम लोगों को मुग़ल काल के बारे में पढ़ना है। मुग़ल काल में जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो इसमें पानीपत का प्रथम युद्ध, शेर शाह सूरी की उपलब्धियां, मुग़ल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण, अकबर के अधीन जागीरदारी और मनसबदारी प्रणालियों की स्थापना। मिलाकर अगर हम लोग देखें तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें अकबर के बारे में भी पढ़ना है। अकबर की धार्मिक नीति, राजपूत नीति, औरंगजेब की धार्मिक और राजपूत नीति, मुग़ल स्थापत्य की चित्रकारी, मुग़ल काल के दौरान आर्थिक दशाएं। तो कोई ना कोई प्रश्न यहाँ से आता ही है। मराठों का उदय, यहाँ से शिवाजी की उपलब्धियों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इसके साथ ही उत्तर की ओर मराठों का विस्तार और उनका पतन, दोनों ही पढ़ना है। अब हम लोग बढ़ते हैं आधुनिक काल की ओर। आधुनिक काल में यूरोपीय बस्तियों का प्रारंभ, यहाँ पर अंग्रेज़ों के आगमन से मुख्य रूप से हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन और विकास, ब्रिटिश शक्ति का भारत में स्थापना या सुदृढ़ीकरण, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सहायक संधि, व्यापगत का सिद्धांत, राजगत संपत्ति का सिद्धांत, ये सभी। इसके बाद इसका जो अगला टॉपिक है वो है औपनिवेशिक शासन के प्रति प्रतिरोध, किसान, जनजातीय और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे पढ़ना डिटेल से बहुत ज़रूरी है। हिंदू समुदाय में विभिन्न प्रकार के समाज सुधार आंदोलन हुए। इसमें से कुछ जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, भारत का थियोसोफिकल समाज, ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन्हें पढ़ना। बहुत सारे हैं लेकिन हम लोग केवल उन्हें ही पढ़ेंगे जो हम लोगों को सिलेबस में दिया है। मुस्लिम समुदाय में समाज सुधार आंदोलन, बहावी आंदोलन और अलीगढ़ आंदोलन, ये सभी हम लोगों को देखने हैं। महिलाओं की स्थिति एवं उत्थान हेतु संघर्ष, अब महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए भी बहुत सारे संघर्ष हुए, बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारे ऐसी नीतियाँ या कानून बने जिससे कि ये बहुत सारी कुप्रथाएं जो महिलाओं के विरुद्ध थी या समाज में कुप्रथा कही जाती थी, उनका अंत हो सके। जैसे सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा विवाह एक्ट, सम्मति उम्र एक्ट, महिला शिक्षा पर बल, ये 3-4 पॉइंट हम लोगों को सिलेबस में दिया हुआ है। ब्रिटिश शासन के अधीन भू राजस्व प्रणाली, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी प्रथाएं, ये सभी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो बहुत सारे टॉपिक आप लोगों को मिलेंगे जो मैंने बताए हैं। 19वीं सदी में भारत में राष्ट्रवाद का उदय। अब फिर 19वीं सदी में हम लोग क्या क्या प्रश्न देखेंगे, तो राष्ट्रवाद के उदय देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये देखेंगे, उदारवादी और अतिवादी, स्वदेशी आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, यहाँ सब प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है।
महात्मा गांधी से रिलेटेड प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं जो कि पूछे जाते हैं। उनसे संबंधित जितने भी आंदोलन हैं जो हम लोगों के सिलेबस में, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है जिसे हम लोगों को तैयार करना है। वो है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। इन तीनों को हम लोगों को पढ़ना है। भारत का विभाजन और इसके परिणाम। स्वतंत्रता के बाद भारत देशी राज्यों का भारत में विलय। भारत के स्वतंत्र होने के बाद जब भारत का एकीकरण किया गया तो क्या क्या हुआ, कौन कौन से राज्यों का विलय हुआ, इसके बारे में। इसके बाद भाषाई अनुमोदन, नेहरू और इंदिरा गांधी के अधीन गुट निरपेक्ष नीति और बांग्लादेश की स्वतंत्रता, यहाँ से हम लोगों को पढ़ने हैं। झारखंड का इतिहास। झारखंड के जो 100 नंबर के प्रश्न आएंगे, इसमें से जो ये चौथा खंड है डी सेक्शन, 4 सेक्शन हम लोगों ने देखे। ए में प्राचीन, बी में मध्य, सी में आधुनिक और डी जो खंड है इसमें झारखंड का इतिहास पढ़ना है। झारखंड और इन सभी खंडों से भी अगर एक एक प्रश्न हम लोग कर लेंगे तो काफ़ी हम लोगों के प्रश्नों बन जाएंगे। जैसे कि झारखंड का इतिहास से जो हम लोगों को पढ़ना है वो है आदि धर्म अर्थात झारखंड के आदिवासियों की सरना संस्कृति के बारे में। झारखंड का सिलेबस काफ़ी छोटा सा है, इसमें खंड 4 में। इसे तैयार करेंगे तो एक प्रश्न आराम से हो जाएंगे जो कि लॉन्ग आंसर में हम लोगों को लिखने हैं। सदानों की संकल्पना और नागपुरिया भाषा का प्रकटन। झारखंड के जनजातीय विद्रोह और राष्ट्रवादी संघर्ष। बिरसा आंदोलन, टाना भगत आंदोलन और झारखंड में स्वतंत्रता आंदोलन। क्योंकि झारखंड में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बहुत सारे छोटे बड़े आंदोलन होते ही रहे जब तक ये पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हुआ। तो झारखंड के इतिहास से बस इतना ही सब हम लोगों को देखना है। चारों खंड से प्रश्न पूछे जाएंगे और अथवा मतलब और करके प्रश्न पूछे जाएंगे, तो बहुत सहूलियत होगी कि जो भी आपको आता है वो आप आंसर करें। लेकिन ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों के लिए हम लोगों को पूरे सिलेबस को पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम लोग सभी प्रश्न उत्तर नहीं देखेंगे तो वस्तुनिष्ठ नहीं हो पाएगा। इसके बाद बी सेक्शन है जिसमें ज्योग्राफी से प्रश्न हैं। ये भी 100 मार्क्स के होंगे। तो चलिए ज्योग्राफी के भी प्रश्नों को देख लेते हैं, तो हम लोगों का 3rd पेपर का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों को भौतिक भूगोल, भारत का भौतिक और मानव भूगोल, भारत का प्राकृतिक संसाधन विकास और उपयोग और झारखंड का भूगोल और इसके संसाधनों का उपयोग, इसमें भी 4 खंड हैं। पहले खंड में भौतिक भूगोल के बारे में पढ़ना है, जो सामान्य सिद्धांत है कि पृथ्वी की उत्पत्ति विकास किस प्रकार से हुए, पृथ्वी का अंतराल, वेगनर का प्रायद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिका, ज्वालामुखी, भूकंप और सुनामी, इसके बारे में पढ़ना है। चट्टानों के प्रमुख प्रकार और उसकी विशेषताएं, जलीय, हिमानी, शुष्क और चूना पत्थर क्षेत्र की स्थलाकृति की उत्पत्ति और विशेषताएं हम लोगों को देखनी है। भू आकृतियों के बारे में पढ़ना है। इसमें है अपक्षय, विहित, अपशिष्टन, अपरदन और निक्षेपण। मृदा से संबंधित कि मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है, अपरदन, भूदृश्य चक्र, डेविस और पेंक के विचार। वायुमंडल का संगठन, संरचना और स्तरीकरण पढ़ना है, तो वायुमंडल से हम लोगों को पढ़ना है। सूर्य ताप और पृथ्वी का उष्मा बजट पढ़ना है। तापमान का क्षैतिज और लंबवत वितरण, तापमान का प्रतिलोमन, वायु राशि, वाताग्र, उष्ण और शीतोष्ण चक्रवात। जिन्हें भी हिंदी में समस्या हो वो सिलेबस में सारी बातें अंग्रेजी में भी लिखी हुई हैं, तो उसे भी आप लोग देख सकते हैं अगर हिंदी में थोड़ी समस्या आए तो। जलवायु के बारे में पढ़ना है। इसका जो वर्गीकरण कोपेन और थॉर्नथ्वेट ने किया है, हरित गृह प्रवाह, बादल, वर्षा प्रकार, धुंध, कुहासा, ओला, इन सभी के बारे में पढ़ना है। जल चक्र, महासागरों और समुद्र में तापमान का वितरण, ज्वार भाटा, धाराएं, महासागर तल इत्यादि, उच्चावच के लक्षण, इन सभी के बारे में पढ़ना है। तो ये भौतिक भूगोल में हम लोगों को ये सभी पढ़ना है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग सभी प्रकार के प्रश्न होंगे। भारत का भौतिक और मानव भूगोल हम लोगों को पढ़ना है। एक मेरे मित्र ने पूछा था कि विश्व का भी भूगोल पूछा जाता है क्या, तो मैं ये बता दूं
कि विश्व का भूगोल नहीं पूछा जाता। इसमें हम लोगों को भारत का भूगोल और झारखंड के भूगोल के बारे में पढ़ना है। भाग 2 में भारत का भौतिक और मानव भूगोल क्या है इसे देखें। तो भारत का भौतिक और मानव भूगोल में जो सबसे पहले है संरचना, उच्चावच, भू आकृतियां, विभाग, अपवाह प्रणाली, हिमालयी और प्रायद्वीपीय। हिमालय से संबंधित प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय मॉनसून के बारे में पढ़ना है। यहाँ से देखिए प्रश्न आया था लास्ट एग्जाम में 6 JPSC में, क्रियाविधि, आगमन, निवर्तन, जलवायु प्रकार, कोपेन और त्रिवार्था, इसके बारे में पूछा जाता है। अल्टरनेट पूछा जाता है, कभी कोपेन के बारे में पूछ लिया जाता है, कभी त्रिवार्था से पूछ लिया जाता है। इनका क्या सिद्धांत था। हरित क्रांति और भारत के प्रमुख जो फसल हैं इनसे प्रश्न आते हैं। खाद्य संकट, इनका फसलों का क्या प्रभाव पड़ता है, वातावरण का क्या प्रभाव है, और खाद्य संकट। प्राकृतिक वनस्पति से प्रश्न आएंगे। भारत की जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं इनके क्या प्रकार हैं, क्या वितरण है। जैव मंडल से, वन्य जनजीवन से प्रश्न आएंगे। मृदा से फिर पूछे जाएंगे कुछ प्रश्न। मृदा के प्रश्न क्या होंगे, तो इसके प्रकार और उसका वितरण, मृदा का अवनमन और संरक्षण। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। मृदा का किस किस प्रकार से अवनमन होता है और किस किस तरह से उसे संरक्षित किया जा सकता है, इसके बारे में बहुत इम्पोर्टेंट है पढ़ना। प्राकृतिक प्रकोप के बारे में पढ़ना, जैसे बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूस्खलन अर्थात पृथ्वी भूमि जो कट जाती है, निक्षेपण हो जाता है। फिर जनसंख्या से पढ़ना है, वृद्धि, घनत्व इत्यादि। आयु, लिंग अनुपात, ग्रामीण और नगरीय संगठन। जनसंख्या वृद्धि, वितरण और घनत्व। जनसंख्या, वातावरण और विकास। बस्ती से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो बस्तियां होती हैं उनका क्या प्रकार है, जैसे कि ग्रामीण और नगरीय बस्तियों के प्रकार, नगरीय आकार की नगरीय बस्तियों का कार्यात्मक वर्गीकरण। भारत में मानव बस्तियों की समस्या, बस्तियों में क्या क्या समस्याएं हैं उसके बारे में देखना है। सी खंड में भारत के प्राकृतिक संसाधन, विकास और उपयोग, ये है टॉपिक। इसमें सबसे पहले भूमि संसाधन, इससे प्रश्न होंगे। फिर जल संसाधन, खनिज और ऊर्जा संसाधन। खनिज और ऊर्जा में जो अलग अलग प्रकार के खनिजों के बारे में पढ़ना है, इसमें भी बहुत सारे खंड दिए हुए हैं। उद्योगों के विकास के बारे में पढ़ना है। परिवहन, संचार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में पढ़ना है। खंड डी में फिर झारखंड का भूगोल हम लोगों को पढ़ना है और इसके संसाधनों का उपयोग किस प्रकार से होता है वो देखना है। इसमें भी भूगर्भिक इतिहास पढ़ना। अब झारखंड के मानचित्र से हम लोग देखेंगे तो झारखंड के का जो भूगर्भिक इतिहास है, किस प्रकार से इस क्षेत्र का निर्माण हुआ, वो भू आकृतियाँ, अपवाह, जलवायु, मिट्टी, वर्षा इत्यादि के बारे में पढ़ना है। इसके साथ ही झारखंड खनिज प्रधान देश है, तो ये राज्य है सॉरी, तो यहाँ पर कौन कौन से खनिज संसाधन पाए जा रहे हैं और क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों की मिट्टी अलग अलग है, यहाँ की जलवायु अलग अलग है, तो अलग अलग क्षेत्रों में खनिजों के प्रकार भी अलग अलग हैं, तो खासकर खनिजों के बारे में पढ़ना आवश्यक है। इसके बाद जनसंख्या के बारे में पढ़ना, इस क्षेत्र की, झारखंड के क्षेत्र की जनसंख्या, वितरण, घनत्व, लिंग अनुपात इत्यादि। औद्योगिक और नगर विकास के बारे में पढ़ना है, यहाँ पर किस किस प्रकार से उद्योगों का विकास हुआ, नगरों का विकास हुआ, क्योंकि काफ़ी पिछड़े क्षेत्र में आता था ये। इसके बाद जो प्रमुख यहाँ के जो उद्योग लगे, लोहा और इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग और कुटीर उद्योग, इन सभी के बारे में पढ़ना और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। नगर बस्ती का प्रारूप और प्रदूषण की समस्याएं, ये इस क्षेत्र के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। पर्यावरण यहाँ का क्या है, प्रदूषण का स्तर क्या है और क्या कारण है उसका, और नगरीय स्थिति किस प्रकार की है, ये हम लोगों को भारत के संदर्भ में भी पढ़ना है और झारखंड के संदर्भ में भी पढ़ना है। तो कुल मिलाकर हम लोग यहाँ पर ये समझ लें कि भारत के इतिहास
भारत के भूगोल, झारखंड के इतिहास और झारखंड के भूगोल, इन सभी के हर उस टॉपिक को पढ़ना है जो अभी मैंने आप लोगों को बताया सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हम लोग नेक्स्ट जो हम लोगों का क्लास होगा उसमें हम लोग 4th पेपर के बारे में देखेंगे। 4th पेपर में इंडियन पॉलिटी और लोक प्रशासन के बारे में पढ़ना है। तो मैं हालांकि इस विषय से संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न पहले भी करा चुकी हूँ, इतिहास भूगोल से भी काफ़ी सारे प्रश्न मैंने कराए हैं, लेकिन मैंने ये सोचा है कि पहले सिलेबस आप लोग एक बार फिर से, जब हम लोग 7 JPSC में आ गए हैं और 7 JPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो इसे बिल्कुल शुरू से करेंगे। तो हम लोग सिलेबस को फिर से एक बार देखेंगे। तो ये तीसरे पत्र का सिलेबस था जो मैंने आज आप लोगों को बताया। नेक्स्ट में हम लोग 4th पेपर के सिलेबस को देखेंगे। चूँकि 6 विषय हैं हम लोगों को मेंस के एग्ज़ाम में पढ़ने हैं, तो सभी के सिलेबस को समझेंगे, देखेंगे। और मेरे चैनल पर मैं प्लेलिस्ट ऐसा बना दूंगी कि आप लोगों को हर एक टॉपिक मिल जाएगा अपने प्लेलिस्ट में, अपने विषय के प्लेलिस्ट में। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके अगले जो भाग है या फिर अगला जो विषय है इसके सिलेबस को देखेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।